हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना एमएस क्लासेज में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो टॉपिक छूटा हुआ था रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया में उसके समीकरण में। आज हम लोग क्लियर कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, किन किन अभिक्रियाओं में किन तरह का उदाहरण लेंगे हम लोग, किस तरह के उदाहरण में किस तरह के इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। बारी बारी से एक दूसरे को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत तरह की होती है। रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ते चल रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में संकेतों के साथ समीकरणों को लिखना, उसे संतुलन करना, इन सब के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब वो आते हैं कि उन सब में रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक अभिक्रिया देखते चले हैं, समीकरण लिखते चले हैं। तो इन सब में वो कितने तरह के होते हैं। अब प्रकार आएंगे कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितनी तरह के हैं। तो जनरली हम लोग मोटा मोटी यही देख रहे हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे इन टॉपिक पे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन पे तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही चर्चा कर चुके थे, वियोजन नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग फिर से कर लेंगे संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सॉरी कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आ जाइए विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचय, अपचय, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, सब पे बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम लोग बस डायरेक्टली ऑन द टॉपिक आएंगे बिना डिले किए हुए। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन का मतलब पिछले ही वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, दो चीज़ों का आपस में योग होना। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, वो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। संयोजन का मतलब होता है दो तत्वों यौगिकों का जुड़ना और जुड़ करके एक एकल यौगिक का निर्माण करना। जब कोई दो तत्व, यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में मिलकर अभिक्रिया करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया शॉर्ट में हम लोग जान लेंगे फिर से कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हो तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग बस जनरली यहाँ से याद रखेंगे ये चीज़ हम लोग बस इसी खाके से हम लोग को सब चीज़ को बना लेना है, ये याद रखना है। दो अलग अलग तत्व यौगिक है, ये मिल करके एक अलग यौगिक का निर्माण किया, यानी एक्स और वाई मिल करके जेड का निर्माण किया। बस इस चीज़ को याद रखना, तो उदाहरण भी याद रहेगा, एग्जाम्पल के साथ हम लोग डेफिनेशन भी याद रखेंगे। बस ये एक लाइन याद रखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो हम लोग आते हैं संयोजन अभिक्रिया में। क्या हम लोग पढ़े थे फिर से? एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब आइए उदाहरण, उसका समीकरण में किस तरह से हम लोग उपयोग में देख पा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जो लिख रहे थे बारी बारी से हम लोग, उसमें इन सब का भी चर्चा हुआ था। उस टाइप पे तो हम लोग उस टाइम पे उस समय पे हम लोग को तो कुछ पता नहीं था कि किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप में हम पढ़ पा रहे हैं अभिक्रिया ये किस तरह की है। लेकिन अब उसी चीज़ को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के तो कोई भी जानता है कि पानी बना लेता है। यहाँ पर हम लोग दिमाग में ये भी बैठाते चलेंगे कि कौन कौन समीकरण संतुलन है, कौन कौन नहीं है। संतुलन भी हम लोग करना सीख गए हैं, तो ये खुद से बनाना सीखना पड़ेगा। अब खुद से बनाते रहना पड़ेगा। अब सीख तो गए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके H2O पानी बनाया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हम लोग बॉक्स के जरिए वही अभिक्रिया, तत्व अभिक्रिया, उत्पाद लिख करके क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग आइए दो दो तत्व मिल करके एक एकल यौगिक का निर्माण किया, तो ये क्या हो गया? संयोग कर लिया। अब जस्ट उसके नीचे आते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का। हम लोग इसका अभिक्रिया भी पढ़े थे और कहे भी थे कि कैसे होता है जब चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना को लाते हैं हम लोग, उसको पानी मिलाते हैं तो वो कैसे फदकता है। बस वही कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये दोनों जब मिलता है तो एक जो हम लोग घर का पोचाड़ा होता है, जनरली चूना करते हैं जिससे पोचाड़ा, तो वो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब हुआ? जब जल से अभिक्रिया किया। इन सब चीज़ों को हम लोग ना देख भी सकते हैं घर में कि क्या होता है। जब चूना वाला, जब बिना बुझा चूना को हम लोग लाकर उसमें पानी डालते हैं तो वो खौलता है। खौलने के बाद वो क्या होता है? वो कंटेनर भी गर्म हो जाता है।
आगे भी देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी का एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसी को घोल से हम लोग उजाला करते हैं। फिर ये क्या करता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक सूखा लेयर बना लेता है जिसमें चमक आ जाती है। तो इससे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें अभिक्रिया करता है वायुमंडल का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। देन हम लोग अब आते हैं यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कार्बन इट मीन्स कोयला हम लोग मानेंगे, यहाँ कोयला का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ तत्व, यहाँ तत्व, यहाँ यौगिक, यहाँ यौगिक, यहाँ तत्व, यहाँ तत्व, तत्व या यौगिक, दो तत्व यौगिक मिल करके अभिक्रिया कर करके रिएक्शन कर करके मिलने के फलस्वरूप एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा हो सॉरी। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि संयोजन अभिक्रिया हुआ है। अब एक बात कॉमन याद रखिएगा, एक बात याद रखना है कि जितना भी संयोजन अभिक्रिया है, जितना भी संयोजन अभिक्रिया है, प्रायः इनमें ऊष्मा का विमुक्त होता है। यानी कि जितना भी संयोजन अभिक्रिया है जनरली प्रायः सभी में सभी में ऊष्मा विमुक्त देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए यौगिक का निर्माण तो करता ही है, साथ साथ ये ऊष्मा भी विमुक्त करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो प्रायः ये भी याद रखेंगे हम लोग, उस संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक या तत्व का आपस में मिलकर के अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए यौगिक का निर्माण जब करता है तो उसके तत्पश्चात उसमें ऊष्मा भी विमुक्त होती है। जैसे हम लोग कहे थे कि चूने का घोल जब हम लोग बिना बुझा चूना लाते हैं, उसको कंटेनर में डाल करके पानी डालते हैं, उस पानी में डालने के बाद जो भभकता है उसके बाद हम लोग जाकर थोड़ा देर में उस कंटेनर को टच करते हैं ना, तो वो गर्म फील होता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, वो ऊष्मा विमुक्त किया है। तो हम लोग याद रखेंगे ना, उसमें संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा विमुक्त होता है। जैसे कार्बन, ये भी तो हम लोग देख सकते हैं जनरली घर में भी होता है। कोयला जलाइए आप, कोयला जलाइएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका धुआं उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो क्या वो सिर्फ धुआं उठता है, उसमें गर्मी भी निकलती है, तो उससे गर्मी भी निकलती है, तो उसमें ऊष्मा निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऊष्मा निकला है। तो हम लोग याद रखेंगे संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की विमुक्ति होती है। अब आइए वियोजन अभिक्रिया। अब आइए वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया क्या है, वैसे अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक अलग अवयवों में, अवयव कहने का मतलब तत्वों में, आयनों में, यौगिकों में विभक्त हो जाता है, टूट करके बिखर जाता है। हम लोग जस्ट इसका उल्टा वियोजन करेंगे, संयोजन के जस्ट उल्टा वियोजन। संयोजन मतलब सब मिल करके योग हो जा रहा है, अब वियोजन मतलब बिखर जा रहा है। शब्दों के साथ हम लोग आसानी के साथ उसका मीनिंग बताएंगे। अब योजन अभिक्रिया में ये फैक्टर याद रखिए, संयोजन में ये फैक्टर x + y = z, क्योंकि दो या दो से अधिक मिलेगा। इसमें क्या है, एक जो है एक से अधिक में बिखर रहा है, दो या दो से अधिक में, तो क्या था, x को एक यौगिक था। अब इसमें हम लोग इसका अभिक्रिया देख रहे थे, तो क्या हुआ, y + z, तो अलग अलग अवयवों में विभक्त हो गया। अवयव कहने का मतलब क्या है, ये तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है ना, और आयन भी हो सकता है सॉरी। तो अब आते हैं यहाँ इसके एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार पे जाता है तो वो क्या बनाता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हमें ना ऊष्मा की आवश्यकता होती है इसमें। अब इसमें आइएगा, मेन पॉइंट यही है, ऊष्मा वाली बात, ऊष्मा वाली बात मेन है यहाँ। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा देने के बाद ये टूटेगा, टूटने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड एक चूना जो बना था, जिसको हम लोग ला करके फिर से पानी में घोल करके बनाए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही वाला बिना बुझा चूना प्राप्त होता है इससे। तो बिना बुझा चूना ऊष्मा देने के बाद बिना बुझा चूना प्राप्त हुआ, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर आ गया। अब इसमें खेल यहीं शुरू होता है ऊष्मा का। इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा की विमुक्ति हो रही है, इसमें ऊष्मा दिया जा रहा है। तो अब हम लोग याद रखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा विमुक्त होता है, वियोजन अभिक्रिया में बस जस्ट उसका उल्टा करते जाएंगे। दो या दो से अधिक मिलकर के एक बन रहा था, इसमें एक है, दो या दो से अधिक में विभक्त हो रहा है।
उसमें ऊर्जा निकल रहा था, इसमें सॉरी उसमें ऊष्मा विमुक्ति हो रहा था, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा दिया जा रहा है इसमें, है ना। तो अब हम लोग इसमें अब इन दोनों को फर्क कर लेंगे, आता है सवाल उस तरह से हम लोग अभी बताएंगे। तो हम लोग कहते हैं इसमें जैसे इसमें जब ऊष्मा की विमुक्ति हुई थी तो उसको पराया उस संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे जिस अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी हम लोग अब शब्दों पे समझ लेते हैं, फिर लिखा भी दिया जाएगा इसमें। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की विमुक्ति होती हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की विमुक्ति होती है उस ऊष्माक्षेपी कहते हैं, मतलब निकल रहा है उससे ऊष्मा। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा उसमें जरूरत पड़ती हो, तो उस वैसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा की आवश्यकता है, मतलब उसको जरूरी है ऊष्मा देना, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है वो। तो हम लोग ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी भी समझ गए। अब आते हैं इन दोनों के फर्क के बारे में कि फर्क अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का। जैसे हम लोग कराएंगे HCl है, इसको ऊष्मा देंगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, दो अलग अलग में विभक्त हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का, हाइड्रोजन का, हम लोग नमक का भी दे सकते हैं, NaCl का, NaCl का भी दे सकते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट द्वारा ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा देंगे तो Na प्लस Cl-, दो आयनों में विभक्त हो गया। तो इस तरह से वियोजन अभिक्रिया भी देख ली हम लोग उदाहरण के साथ, तीन उदाहरण इसका हम लोग जनरली छोटा छोटा उदाहरण याद रखेंगे। तो अब आते हैं हम लोग इन दोनों के अंतर पे, क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, ये इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न आ जाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करिए। आप इन सबके बारे में अच्छे से जान जाइएगा। जनरली एक बात एकदम एक साफ लाइन में समझ जाइए कि चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, जब अंतर स्पष्ट करने के बारे में आए तो जनरली इस तरह से ही किया जाए। एक तरफ जो पक्ष दिया जा रहा है, दूसरे तरफ वो, जिन दोनों में अंतर स्पष्ट करना हो दोनों तरफ लिख देंगे, एक बीच में लाइन बना देंगे। इससे ज़्यादा अच्छा लगता है अंतर स्पष्ट करने में। एक होता है ना कि ऊपर नीचे डेफिनेशन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होता है। इससे ना जो कॉपी चेक करने वाला तो उसे आसानी होती समझने में। फिलहाल हम लोग देखेंगे। और अंतर स्पष्ट करने में सबसे पहला अंतर स्पष्ट वही करना है जो उसका डेफिनेशन होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया तो जिसे कहते हैं उसी को पहले लिख देंगे, वियोजन अभिक्रिया जिसे कहते हैं उसी को पहले लिख देंगे, उसका उदाहरण भी दे देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर कि क्या क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, उन दोनों का अंतर बता चुके हैं। कैसे कैसे कहेंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, हम लोग तो अभी डिस्कस किए इस बात पे कि संयोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा विमुक्ति होती है। वियोजन अभिक्रिया में अभी डिस्कस किए हैं कि अभिक्रिया के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसमें प्रायः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा की विमुक्ति होती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ये प्रायः ऊष्माशोषी होता है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस अभिक्रिया के कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। एक एक उदाहरण दोनों का दे देना है, ये जरूर लिखना है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, यानी कोयला जब ऑक्सीजन में मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा की मुक्ति हुई। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हम लोग ऊष्मा दिए, तो यहाँ क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो गया। इसे एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, पॉज करके लिख लेंगे, जो करना हो कर लेंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एक और ब्रीफिंग में। हम यहाँ पर उसको फिर से लिखा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही समझ जाइए और ना हो तो लिख लीजिए, क्योंकि इस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी आ जाएगा लिखने के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो उसे लिखने के लिए अब लिखाना नहीं पड़े, खुद समझ जाइए। सॉरी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की विमुक्ति होती है, यानी ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल सब इसमें ले लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया वाला।
उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया में होती है, तो इसे ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। तो अभी हम लोग समझ गए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदाहरण, दोनों में अंतर, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, सबको रिलेट करके समीकरणों के साथ, उदाहरण के साथ वो क्लियर। अब आते हैं विस्थापन द्विविस्थापन। क्या होता है विस्थापन द्विविस्थापन? विस्थापन शब्द में ही छुपा होता है, शब्दों में ही सारा कुछ छिपा हुआ होता है। जैसे संयोजन वियोजन को हम लोग शब्दों को तोड़ तोड़ कर समझे थे, उस तरह से विस्थापन में भी तोड़ के समझ लेना। जैसे विस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का ट्रांसफर हो जाना, हम लोग शब्द हिंदी में ही पढ़ लेंगे विस्थापन। विस्थापन मतलब विस्थापित हो गया। कहता है ना कि इस चीज़ को यहाँ से विस्थापित करके वहाँ रख दो, बस वही काम यहाँ हो रहा है। कोई कोई होता है कहीं कहीं वो विस्थापित होकर वहाँ चले गए, तो इस तरह से यहाँ भी हो रहा, विस्थापित हो जा रहा है। तो विस्थापित हो कौन रहा है? एक अपना अकेला कोई तत्व विस्थापित तो होगा नहीं, कहीं न कोई तत्व यौगिक में होगा। हम आप याद रखिएगा, याद कीजिएगा, एक दिन हम यहाँ सक्रियता श्रेणी बताए थे, बोले थे जिस दिन पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे उस दिन हम 20 तत्वों के बारे में जाने थे, फिर कुछ कुछ तत्वों और तत्वों के बारे में जाने थे, फिर इधर हम लिखे हुए थे सक्रियता श्रेणी को देखते रहिएगा, सक्रियता श्रेणी को देखते रहिएगा। इसी दिन के लिए बता रहे थे कि सक्रियता श्रेणी याद रखिएगा। सक्रियता श्रेणी का बहुत अहम रोल है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया इट मीन्स सक्रियता श्रेणी आपको हर हाल में याद होना चाहिए। सबसे सक्रिय तत्व कौन है, सबसे कम सक्रिय तत्व कौन है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं एक नज़र सक्रियता श्रेणी। हम लोग वर्बली लिख लिए हैं यहाँ पर शॉर्ट में कि हम लोग यहाँ कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ में। यहाँ पर सबसे हाईली रिएक्टिव तत्व दिया हुआ है, सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखा हो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन का मतलब विस्थापित कर देना। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पक्ष में किसी भी यौगिक में से कोई भी तत्व जो अधिक क्रियाशील तत्व हो और वो किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके वो अपना स्थान खुद ले लेता हो, तो वैसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग को दिख रहा है यहाँ, हम लोग स्केलेटन ले लेंगे इसको, एक वर्बली इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अगर यही चीज़ दिमाग में आएगा तो सब चीज़ आ जाएगा। एक कोई तत्व है, यहाँ कोई यौगिक मिला हुआ है, मानते हैं ए जो है अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील है 21 से बी से, तो क्या किया यहाँ AC बनाया और बी को अलग कर दिया। तो कौन हटा यहाँ पर? बी हटा। तो बी क्यों हटा? क्योंकि ए जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है बी से, तो बी को रिप्लेस कर देगा, ये विस्थापित कर देगा, ए अपना सी के साथ ऐड होकर के ये AC बनाएगा और बी को अलग कर देगा। अब यहीं आते हैं हम लोग इसके उदाहरण में। उदाहरण में लिए हम लोग आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है। यहाँ देखिए कॉपर यहाँ है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन हो गया यहाँ लोहा Fe। कॉपर यहाँ है, कॉपर के बाद लेड है, तो हाइड्रोजन है, तब कॉपर है। तो जितना ऊपर उतना रिएक्टिव, जितना नीचे उतना कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को हटा देगा यहाँ से, ये कॉपर को रिप्लेस करेगा। तो ये क्या कहेगा कि यहाँ मेरा जगह ये मजबूत आ गया, मान के चलिए ये मजबूत है, ये रिप्लेस कर देगा इसको और आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर को तनहा कर देगा। तो समझ में आ गया। उसी तरह से जिंक है जो कॉपर सल्फेट के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी कॉपर बिखर गया। तो कैसे बिखरा, यहाँ देखें, जिंक तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम कहीं भी कहेंगे कि फेरस सल्फेट को ही जिंक से करा देंगे, अगर हम इसी को कहें, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जिंक को ही कहेंगे कि आयरन सल्फेट से क्या करेगा, तो जिंक क्या करेगा, आयरन को अलग कर देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और आयरन को अलग करेगा। तो यहाँ से पता चल गया हम लोग को, यहाँ से दिख गया कि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाला को नीचे दबा देगा, हटा देगा वहाँ से। तो यहाँ उदाहरण के साथ समझ गए हम लोग क्या कर रहा है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को किसी भी यौगिक से हटा देगा, वो अपना जगह ले लेगा।
तो यहाँ समझ में आ गया हम लोग को विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो क्या हो रहा है, ये एक ही बार विस्थापित कर रहा है, एक पदार्थ एक तत्व एक ही बार विस्थापित कर रहा है। अब बस जस्ट इसका उल्टा द्विविस्थापन, मतलब एक विस्थापित तो कर रहा है इसको, लेकिन यहाँ वाला भी जाकर उसको विस्थापित कर दिया। शर्त यह है कि उसमें दोनों अभिक्रिया के लिए यौगिक चाहिए। इसमें एक तत्व है एक यौगिक है, उसमें क्या है कि दोनों यौगिक चाहिए। जैसे उसमें क्या वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक ही होना चाहिए तब तो मिलेगा। यौगिक मतलब क्या, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के जो बनाता है केमिकल अभिक्रिया द्वारा। तो यौगिक को आयन या मूलक, अब यहाँ आइए, दो या दो से अधिक यौगिक का आयन या मूलक आपस में आदान प्रदान हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले इसका खाका लेते हैं, ABCD मिलाया तो क्या बना AD, यानी A का किया C को रिप्लेस कर दिया और D के साथ मिल गया यहाँ, और यहाँ BC B का हो गया, अल्टीमेटली BC के साथ मिलकर यौगिक बना लिया। जैसे सोडियम क्लोराइड यहाँ लेते हैं, नमक का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, तो क्या करेगा ये इसको हटा देगा, तो इसको ये हटा देगा, तो सोडियम और सिल्वर को हटा देगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। और इस सिल्वर क्या करेगा, इससे अभिक्रिया कर लेगा। जैसे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बहुत जल्दी से सिल्वर कर लेता है, तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ बनाएगा ये और सोडियम नाइट्रेट यहाँ अलग बना लेगा ये। तो अब बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं एक्सचेंज कर लिया है। यहाँ सिर्फ एक ही एक्सचेंज हुआ था, एक तत्व लिया गया था। यहाँ यौगिक है, दोनों आपस में कर रहा हो। तो द्वितीय विस्थापन भी समझ में आ गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो जगह से विस्थापित हो रहा है। यहाँ से सोडियम तो अलग हटा था, यहाँ से सिल्वर भी अलग हट गया। तो यहाँ इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, यानी दोनों का जुड़ाव हो गया। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा था कि एक जुड़ रहा था, एक अलग प्योर छट जा रहा था कॉपर। इसमें दो नए यौगिक का निर्माण हुआ। कह भी रहा कि दो नए यौगिक का निर्माण होता है, इसमें नहीं है वैसा। इसमें किसी एक यौगिक का निर्माण होगा, एक तत्व अलग हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे, सही से समझ लेंगे, सक्रियता श्रेणी देख लेंगे। सक्रियता श्रेणी के आधार पे हम लोग ना रिएक्शन को गलत ठहरा सकते हैं, रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कौन रिएक्शन सही है कौन रिएक्शन गलत है। कभी कभी दे देगा कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर बताइए कौन रिएक्शन गलत है कौन सही है। तो हम लोग ये सक्रियता श्रेणी जानेंगे तभी किसी भी रिएक्शन को सही और गलत का पहचान कर पाएंगे। अब इसमें ना हम लोग पहचानना आसान होगा और इस चीज़ को जान भी लेंगे कि अच्छा आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जाहिर सी बात इसको हटा देगा। आप बोलेगा हम रहेंगे यहाँ पर, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जाहिर सी बात ये हटा देगा। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, जिंक बोलेगा हटो तुम। इस तरह से हम लोग सक्रियता श्रेणी के आधार पर देख लिए। अब आते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे उपचय अपचय एंड रेडॉक्स, ये क्लियर कर लेंगे हम लोग। हम लोग पढ़े क्या क्या, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन सब का उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, समीकरण के साथ, सबका एक एक समीकरण, दो दो तीन तीन समीकरण के साथ हम लोग याद कर चुके, देख चुके हैं, एकदम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिलहाल हम लोग इन सब चीज़ों को एक बार रिमाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में उपचय एंड अपचय पे।